अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। मैं सैफुल इस्लाम सैफ़ी और आप देख रहे हैं अहवाल दुनिया। आपको बता दें कि इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ के कस्बा सरायमीर में मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही आज़मगढ़ है जिस पर सन 2008 में आतंकगढ़ का धब्बा लगा था। जी हाँ दोस्तों, ये वही आज़मगढ़ है जहाँ के नौजवान 4 से 5 बजे के बाद अपने घर से निकलने में डर महसूस करते थे। ऐसे हालात में एक मर्द मुजाहिद मदरसे की चहारदीवारी से निकलकर मैदान अमल में आ गया और रियासती हुकूमत से लेकर मरकज़ी हुकूमत को चैलेंज किया। हिंदू और मुसलमान की एक बहुत बड़ी भीड़, एक जम्मे गफ़ीर उनके पीछे आ गया। लेकिन जैसे जैसे हालात ज़िंदगी मामूल पर आते गए, लोग उनका साथ छोड़ते चले गए। उन्हीं में से एक थे जनाब कलीम जामई साहब। लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से ये ख़बर आ रही है कि इन्होंने फिर से राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ज्वाइन किया है। तो आज हम सीधे इनसे बातचीत करते हैं और इनसे सवाल करते हैं और आपकी सीधी इनसे बातचीत कराते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है कलीम जामई साहब आपका। शुक्रिया। तो ये जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ख़बर आ रही है कि आपने राष्ट्रीय उलमा काउंसिल फिर से ज्वाइन किया है, तो इसकी क्या हकीकत है? जी आपने सही सुना है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मैंने दोबारा ज्वाइन कर ली है, इसलिए कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल में हमने बुनियादी तौर से जब से उलमा काउंसिल का क़याम अमल में आया था, तब से शुरुआत से हमने अपने खून पसीने से सींच करके उस तहरीक को पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में, मुल्क भर में हम लोगों ने उसको पैगाम को पहुंचाने की कोशिश की थी। और बिलखुसूस हमारे ज़िला आज़मगढ़ के जो हालात थे, उन हालात से लड़ने के लिए हम तमाम लोगों ने, बल्कि आज़मगढ़ के एक एक चप्पे से एक एक नौजवान बुज़ुर्ग सारे लोगों ने उलमा काउंसिल की तामीर में हिस्सा लिया था। लेकिन कुछ दिन गुज़र जाने के बाद जब उलमा काउंसिल सियासी मैदान में उतरी और एक पार्टी की शक्ल बनी, तो हम तमाम लोगों ने मिल करके एक मज़बूत इलेक्शन भी लड़ा और इलेक्शन में काफ़ी कामयाबी भी मिली। बहरहाल शिकस्त तो हुई, लेकिन एक कामयाब संदेश आवाम में दिया गया कि हम एक बार ज़रूर मुत्तहिद हो सकते हैं। इत्तेहाद का एक पैमाना हमें समझ में आया और उसके बाद सियासी पार्टियों में इख्तलाफात होते रहते हैं। शायद कुछ इस तरह के मामलात उस वक्त बने कि हम लोगों के ताल्लुकात कौमी सदर साहब से थोड़ा दूरी हुई, और जिसकी वजह से हम लोगों ने बड़ी मुस्लिम क़यादत की तलाश में हैदराबाद का सफ़र किया। और हैदराबाद में हमने जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात की और मजलिस को उत्तर प्रदेश में क़याम के लिए कोशिश की गई। बहरहाल मजलिस का क़याम अमल में आया, जिसमें पहला इंसान, बुनियाद का पत्थर मैं था। मेरे ज़रिया ही मजलिस को उत्तर प्रदेश में लाया गया और मेरे ही तजवीज़ पर, मशवरे पर, मेरी तजवीज़ पर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने शौकत अली को यहाँ का कन्वीनर बनाया। बल्कि उस वक्त सदर नहीं बनाया गया था, कन्वीनर बनाया गया था कि कन्वीनर हम बना करके पूरे प्रदेश में हम तमाम लोग कोशिश करके 75 ज़िले की कमेटियाँ बना देंगे। जब हमारे साथ अच्छे उलमाए किराम और तमाम सियासी अच्छे लीडरान जुड़ जाएंगे तो आप इंतखाब कर लीजिएगा जो भी बड़ा अच्छा सियासतदान होगा, जो कि पार्टी का काम आगे बढ़ाएगा। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि शौकत अली ने गलत तरीके से उनको गुमराह करके अपने साजिश करके उनको गुमराह किया और फिर हम लोगों से दूरी अख्तियार की। चूँकि शौकत अली के अंदर सलाहियत की बिल्कुल कमी थी, वो बिल्कुल गैर सियासी आदमी थे। हम ही लोगों के ज़रिया उलमा काउंसिल में ज़िला की सदारत दी गई थी। 1 साल मैं मंडल अध्यक्ष था, वो ज़िला अध्यक्ष थे। हम लोगों ने साथ काम किया और फिर उनको जो है उतने में उलमा काउंसिल के ही देन है कि उनको जो भी सियासी शऊर हासिल हुआ वो हम लोगों की सरपरस्ती में उलमा काउंसिल में हासिल हुआ। सुना जाता था कि उनको तो तकरीर और स्पीचेस लीक कर दी जाती थी उलमा काउंसिल की जानिब से, जो वो अपने भाषण में करते थे। क्या इसकी कुछ हकीकत है? सुना जाता है मद्दा उलमा काउंसिल के जो मद्दा है वो यही इल्ज़ाम लगाते हैं उनके ऊपर। उलमा काउंसिल में जब तक थे तो मुझे तो कभी नसीब नहीं हुआ कि उनकी तकरीर सुने। मेरे ख्याल से उलमा काउंसिल के कारकुनान को भी ये अंदाज़ा का कि उन्होंने कभी उनकी तकरीर नहीं सुनी थी, वो तकरीर करना जानते ही नहीं थे। हाँ, जब MIM
में कन्वीनर बनाए गए तो हम लोगों की कोशिशों से उनको बोलना सिखाया गया। उनको चूँकि सिखाया क्या गया, लैपटॉप पे जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तकरीर सुनते रहे रट करके आज भी उनकी तकरीरों में सुन लीजिए। सारी वही चीज़ें होती हैं जो 5 रुपया की पर्ची लिखी जाती है तो वहाँ पे 2 रुपया में इलाज होता है, तो वहाँ पे 25 रुपया में एक्सरे होता है, जबकि ऐसे हालात बिल्कुल नहीं हैं। एकदम गलत और फर्जी चीज़ें बताई जाती हैं। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो मैं बिल्कुल हैदराबाद एक बार नहीं दीगर कई अनेक बार गया हूँ। वहाँ जाने के बाद मुझको पता चला है कि कतई कोई किसी तरह का कंसेशन नहीं है। एक महंगा उसे कॉरपोरेट हॉस्पिटल की तौर पे जाना जाता है और ऐसे ही जो बातें बताई जाती हैं बिल्कुल फर्जी और मनगढ़ंत हैं। अच्छा, तो जब आप उसके MIM के सदर थे तो उसके बाद आपको ज़िला के जो सदर का वो ओहदा है उसे हटा दिया गया था या आप खुद हट गए थे, तो इसकी क्या वजह थी? जी, इसकी कहानी कुछ दिलचस्प है, इसलिए कि मैं हटाया भी नहीं गया था और इत्तेफाक उसमें लंबी कहानी हो जाएगी। आपका मुख्तसर इंटरव्यू है इसलिए चंद मिनट में मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि एक बार टीवी डिबेट में पैनल में एक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मौलाना एहसान कासमी साहब थे। वो पैनल में बैठे थे तो कुछ औरतों से उनका बातचीत में झगड़ा हो गया किसी इशू पे। तो किसी औरत ने उनको तमाचा लगा दिया था मौलाना एहसान कासमी साहब को, जिसको लेकर के हम लोगों का एक उत्तर प्रदेश का MIM का ऑफिशियल ग्रुप चलता था जिसमें तमाम ज़िला सदर, तमाम अच्छे वर्कर्स और उलमाए किराम और सियासी लीडरान बहुत से लोग जुड़े थे। पार्टी के सारे अच्छे कैडर सारे लोगों के से जुड़े थे। व्हाट्सएप ग्रुप था। तो शौकत अली ने मौलाना को गाली लिख करके उसमें कहा कि बहुत साला बहुत हरामी आदमी है, उसको जो है अच्छा हुआ इसके साथ। मैंने फौरी तौर पर एतराज़ करते हुए कहा कि तुम जिस तरह जिस ओहदे पर फायज़ हो और मुस्लिम सियासत की बात करते हो और उलमाए किराम के साथ तुम्हारा ये नज़रिया है, ये बहुत ही गलत और काबिल मज़म्मत है। आप अपनी बात वापस लीजिए और इस तरह की बात कतई दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए कि मैं खुद एक मुस्लिम सियासत की बात करने वाला एक वर्कर कारकुन हूँ और मुझे इस चीज़ ये आपकी अच्छी नहीं है, आप माफ़ी मांगिए इस पे ग्रुप पे। इसलिए कि न जाने कितने लोग, कितने उलमा जुड़े होंगे, कितने लोग देख रहे होंगे। उसको लेकर के, इस चीज़ को लेकर के उनको नागवार गुजरा और उन्होंने मुझे ग्रुप से निकाल दिया, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। फिर ग्रुप से निकालने के बाद जब मैंने एहतजाज किया उनसे कि आपने ऐसा क्यों किया, कि मैंने जो बात की थी आपको जवाब देना चाहिए, आपने ग्रुप से निकाल दिया। बहरहाल जब मैंने इस पर एहतजाज किया तो उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि कलीम जामई को ज़िला की सदारत से हटा दिया जाए। तो व्हाट्सएप से मुझे मौसूल हुआ, जबकि मुझे कोई लेटर नहीं आया और ना तो उनको ये हक था कि वो मुझको निकालते, चूँकि पहली यूनिट MIM की ज़िला आज़मगढ़ की कायम हुई थी जिसका पहला सदर मैं डायरेक्ट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लेटर हेड पर बनाया गया था। लेकिन इन्होंने नाजायज़ अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझको हटाया। यही इतनी कहानी है कि मैं ज़िला सदारत से हटाया गया। जी अच्छा, जो अभी ये देखा गया था जब आप जेल में थे, नबी की शान में गुस्ताखी हुई थी, जिसके बाद आपने एहतजाज किया था, फिर आपको जेल हुई थी, तो उसमें क्या आपकी पार्टी ने साथ दिया था? क्या कहें, अब इस पर पार्टी ने साथ दिया होता तो शायद मैं 18 महीना जेल में न रहता। पार्टी ने तो जैसे एक तरफ से पल्ला ही झाड़ लिया कि जैसे मैं उनका वर्कर ही नहीं रहा। डर गए, बिल्कुल दहशत में आ गए लोग। पुलिस प्रशासन का डर था या किस चीज़ का डर था मुझे पता नहीं। बहरहाल मैं तो ये नहीं समझता कि सियासी लीडर ऐसे हालात में डरना चाहिए उनको, लेकिन पार्टी ने बुज़दिली का काम किया, बुज़दिली दिखाई, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता। अच्छा, तो उस वक्त आपके साथ और लोग भी जेल गए थे, तो क्या वो रिहा हो गए या वो अभी जेल में हैं? नहीं, सारे लोग रिहा हो गए। जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई थी सब लोग रिहा हो गए। सबसे आखिर तक मैं ही रहा, चूँकि 4 लोगों पे NSA लगाया गया था और जिसमें मुझे सबसे आखिर में लगाया गया था, इसलिए मैं देर तक रहा। और मुझे इतना ही नहीं बल्कि यहाँ से प्रशासन का इतना अत्याचार मेरे साथ रहा कि मुझे यहाँ की आज़मगढ़ की जेल से ट्रांसफ़र करके हमीरपुर, बुंदेलखंड में हमीरपुर में भेज दिया गया। वहाँ 10 महीने मैं वहाँ जेल में रहा और वहाँ से मैं बरी होकर के जब लौटा तो पार्टी के मेरे किसी भी ज़िम्मेदार ने मुझसे रब्ता नहीं किया। मेरे अपने दोस्त, मेरे अपने घर वालों ने मुझे मेरे मुकदमे की पैरवी करके मुझे रिहाई करवाई, जबकि उनकी ज़िम्मेदारी, अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि पार्टी के लोग मेरा इस्तकबाल करते,
या मुझे हौसला देते, लेकिन मैं इन सब तमाम चीज़ों से मायूस रहा, जिसको लेकर के मुझे वाकई आज भी दुख और तकलीफ़ है। तो उस वक्त देखा गया था, तस्वीरें आई थी सामने कि जो है राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने आपका बहुत ही धूमधाम से स्वागत किया था। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने स्वागत की बात तो नहीं थी, इसलिए कि मैं उनका मेंबर भी नहीं था। इंसानी हुकूक के या एक जो कह लीजिए कि एक इंसानियत के नाते हाँ, मौलाना रशादी साहब ने जेल से निकलने के बाद पहला टेलीफ़ोन मेरे पास अगर किसी का आया था तो मौलाना आमिर रशादी साहब ने मुझे फ़ोन किया था। मुझे बल्कि अपने ऑफिस पे दावत भी दिया था कि अगर आप लखनऊ के रास्ते वापस आ रहे हैं जेल से तो मेरे यहाँ आइए और खाना हम लोग साथ खाएंगे। उससे मुझे बहुत हौसला मिला था। तो अभी जल्द ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा हुआ था आज़मगढ़ और जौनपुर का, तो उसके बाद एक तस्वीर देखने को मिली थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप उनके साथ हैं। शायद वो तस्वीर हैदराबाद की थी। तो क्या उस वक्त आप दोबारा जो है MIM ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे या क्या बात, किस लिए वो मीटिंग हुई थी आपकी उनसे? जी, सारे नाइंसाफ़ियों के बाद भी मैं पार्टी के प्रति नहायत ही ईमानदार और मुखलिस था जी। पार्टी ने सारे नाते तोड़ लिए थे, ज़िम्मेदारों ने मुँह फेर लिए थे, उसके बावजूद मैं पूरे इखलास के साथ पार्टी के साथ खड़ा था और सारे हालात से जो गुज़र हो रहा था मेरा, मैं नहायत ही तकलीफ़ की ज़िंदगी में था कि जिस पौधे को मैंने अपने हाथों से लगाया है आज उसको बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए कि पार्टी का ना कोई एजेंडा था, ना कोई दस्तूर, ना कोई इनका नियम है, ना इनके पास कोई कानून है, ना तो इन्होंने प्रदेश के अंदर कोई एजेंडा, ना तो कोई लड़ाई, ना कोई संघर्ष। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी थी। मुझे लगा कि वाकई मुझे बैरिस्टर साहब से बात करने की ज़रूरत है कि इनके उत्तर प्रदेश के हालात से उनको आगाह कराया जाए ताकि वो दोबारा उत्तर प्रदेश में लोगों को एक्टिव करके पार्टी के साथ जुड़ करके लड़ाई मशवरा करके एक ताकत देने का काम करेंगे। इसी मकसद से मैं उनके पास गया था और कोई दूसरा मकसद नहीं था। उसके बाद आपने राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ज्वाइन की और सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि आपका प्रचार प्रसार हो रहा है कि आप जो है ज़िला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगे, ऐसी इसकी क्या हकीकत? जी, मैं ओवैसी साहब के यहाँ से वापस आने के बाद लगातार इस इंतज़ार में था कि पार्टी आला कमान से कोई पैगाम आएगा, पार्टी के उत्तर प्रदेश के ज़िम्मेदारों, ज़िला के ज़िम्मेदारों की तरफ से कोई पैगाम आएगा। लोग ये चाहेंगे कि वाकई पार्टी को ईमानदारी के साथ सारे मामलात को बरतरफ रखते हुए ज़िम्मेदारी के साथ सारे काम को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं इंतज़ार करते करते काफ़ी मायूस हो गया कि बैरिस्टर साहब भी 2 बार ज़िला आज़मगढ़ का दौरा किए, उन्होंने कभी किसी के सामने कोई एजेंडा, कोई मतलब ऐसा लगा नहीं कि पार्टी का प्रेसिडेंट आ रहा है, नेशनल लीडर आ रहा है और मुस्लिम सियासत की बात करने वाला, पार्लियामेंट से लेकर के सड़कों पर दहाड़े मार करके बात करने वाला आदमी आज़मगढ़ जैसे ज़िले में आकर के न तो किसी से मिलना है, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, न तो आवाम के मसाइल को लेकर के कोई आवाज़ है, न तो उनसे पूछना है, बल्कि बस खामोशी से दावत उड़ा करके और ये खा कर। पहली बार जब वो आए थे और सरायमीर से निकले थे तो ऐसा लगा था जैसे वो दुम दबाकर भाग रहे हों। जिस तरीके से उनकी गाड़ी निकली थी सरायमीर से, ऐसा लगा कि आधे लोग जो है हार और माला और जो सारी चीज़ें थी गारलैंड की, वो लेकर खड़े ही रह गए थे। जी, मैंने तो सुना है, मैं तो था नहीं, मैं बॉम्बे था उस वक्त और उनका दौरा हुआ था तो लोगों में बड़ी मायूसी थी। लोग एक झलक देख नहीं पाए थे और वो शीशा बंद करके बहुत तेज़ी से बिल्कुल छिप करके जैसे निकलने की कोशिश उन्होंने किया था कि लोग उनको देख ना सकें। प्रशासन की इतनी दहशत इन लोगों के अंदर हो गई थी कि जिस तरह से प्रशासन चाह रहा था वैसे उनको मोड़ रहा था। इतनी बड़ी सियासी कुव्वत होते हुए, पार्लियामेंट का मेंबर होते हुए इस तरह से जाना मुझे कुछ पसंद नहीं आया। ना तो आज़मगढ़ की जो बहादुर और नौजवान जनता है, जो यहाँ की आवाम है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया और बहुत ही मायूस रही वो कि इतना बड़ा लीडर हमारे दरमियान आया था और इस तरह से दुम दबा करके निकल गया। शायद इस इतनी बड़ी क़यादत के साथ ये एक बहुत गलत मैसेज लिया लोगों में गया। अच्छा, तो आपको उलमा कौंसिल ने कबूल किया?
जी, उलमा काउंसिल आपको जो है उन्होंने उलमा काउंसिल ने आपको जो है टिकट भी दिया, यानी आप वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या सिर्फ आप इसीलिए आपने पार्टी ज्वाइन की कि वो आपको जो है चुनाव लड़वा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे पास उलमा काउंसिल के अलावा सारी बड़ी पार्टियों से ऑफ़र था। राष्ट्रीय और सूबाई सतह पर मुझे ज़िम्मेदारी का देने की बात रही। ऐसा नहीं है कि मैं एक साल खामोश बैठा रहा। मुझे तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सेकुलर तमाम पार्टियों ने कांटेक्ट किया कि वो अपने साथ ले जाएं, लेकिन मेरी ख़मीर में मेरे मिली सियासत का ऐसा नशा चढ़ा था कि मुझे कतई गवारा नहीं था कि मैं और किसी के क़यादत में काम करूं, चूँकि मैंने मुसलमानों के हालात को जिस तरह से देखा है और जो मुल्क के जिस तरह से हालात बने हैं, मैं ये जानता था कि मैं अगर किसी के साथ चला भी जाऊं तो शायद मैं अपनी जो मेरी सलाहियत है, मेरी क़ुव्वत है, मेरी लियाकत है, मेरी हैसियत है, मैं किसी तरह अपनी कौम की खिदमत नहीं कर पाऊँगा। मैंने मुस्लिम सियासत का चेहरा देखा था कि आज बड़े बड़े सियासतदान, आज़म खान का क्या हाल है, समाजवादी का कोई भी मुस्लिम लीडर आप उनसे बात कर लीजिए वो ज़रूर दुखी नज़र आएगा। उसी तरह आप बीएसपी के बारे में देख लीजिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी से बड़ा कोई लीडर नहीं है। उसके अलावा मुनकाद अली और उनके पीछे कुंवर दानिश अली जो कि हमारे साथी थे जामिया मिल्लिया में, हमारे सीनियर थे, हम लोग उनको बहुत इज़्ज़त करते हैं उनकी। और दानिश भाई को एक बार लीडर बनाया जाता है पोजीशन का, एक बार हटाया जाता है। मतलब क्या पॉलिसी है बीएसपी की मुसलमानों के तई, आज तक किसी को समझ में नहीं आया। और अब ये साफ साफ वाज़े हो गया है बीएसपी का जहाँ तक मसला है कि वो बीजेपी की तरफ झुकाव उनका काफ़ी है, मैलान है। और बची कांग्रेस में भी आपने अब्दुर्रहमान अंतोले और उनके अहमद पटेल साहब मरहूम और ये गुलाम नबी आज़ाद साहब आप सामने हैं कि वहाँ इतने बड़े लीडरान की ज़िंदगी भर की खिदमत के बाद भी पार्टी में ऐसे देखा जाता है जैसे मालूम होता है कि किराए के लोग रहे हों, वक्त ख़त्म हो गया, नौकरी पे थे, अब वो रिटायरमेंट का एज है, उनकी एज है, उनको निकाल दिया जाए। जिस तरह योगी सरकार आजकल उसमें अपने एम्प्लॉइज़ को रिटायर होने से पहले निकाल देती है, वही हालात हैं दूसरी पार्टियों के। तो मैंने ये सोचा कि हम कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकते, मेरी हैसियत कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आज जो मुल्क के पैमाने पे जो हालात हैं, मुसलमानों के जो अबतर हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, एनआरसी है, आए दिन पुलिस की गुंडागर्दी है कि फर्जी मुकदमे हैं, उठा कर ले आके बंद कर देना है, कोई आज आवाज़ उठाने वाला नहीं है, सारी ताकतें, सारे लोग डरे हुए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि किसी का घर आबाद करने से बेहतर है कि अपनी झोपड़ी को ही आबाद कर लो, इसी में रहना है। और ये जैसे भी रहे, कम से कम हम ज़िले के पैमाने पर अपनी आवाम, अपने घर, अपने परिवार की हिफाजत की ज़िम्मेदारी तो ले सकते हैं, उनको तो बचा सकते हैं। इसलिए मेरा उलमा काउंसिल में जाने का सबसे बड़ा मकसद था। मुझे पूरा यकीन है कि उलमा काउंसिल वाकई एक ऐसी तहरीक, उसके ख़मीर में, उसके खून में ये शामिल है, उनके एजेंडे और मैनिफेस्टो में चीज़ का शामिल है कि यकीनन आप उनको अगर ताकत देंगे तो कल को कहीं भी किसी के ऊपर, अगर मैं मुसलमान नहीं कहता, हमने नॉन मुस्लिम के साथ बहुत से काम किए हैं, हमने सारे बिरादरान वतन के साथ खड़े होकर के उलमा काउंसिल में रहते हुए उनका काम कराया है, उनको जुल्म से निजात दिलाई है। तो मुझे उस चीज़ का यकीन कामिल था कि इस पार्टी में जाने के बाद दोबारा मैं पार्टी में एक तरह से शामिल नहीं हुआ हूँ। मेरा घर है, मैं अपने घर में वापस आया हूँ। मुझे 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था, मुझे तो मेंबरशिप की पर्ची की भी ज़रूरत नहीं, मैं तो पहला पुराना मेंबर उलमा काउंसिल का हूँ, मेरा निष्कासन का समय भी ख़त्म हो गया। इसलिए मैं खुशी खुशी अपने पुराने घर में वापस आया हूँ और अपनी इस पार्टी को लेकर के इंशाल्लाह आने वाले ज़िंदगी में जो भी अल्लाह ने मुझे उम्र दी, यकीनन इसके साथ जुड़ करके आवाम की नुमाइंदगी करते हुए जो भी ज़िम्मेदारी पार्टी का जो भी हुक्म होगा उसमें खड़े होकर के जिस तरह से मैंने काम किया है आज तक, मेरी ज़िंदगी का जितना असूल है आवाम के सामने है। आप सब लोग मेरे काम को जानते हैं कि मैंने ज़िंदगी में कभी निजी ज़ाती मफाद को लेकर के कोई काम नहीं किया है, हमेशा आवाम के मसाइल को फ्रंट फुट पर सामने लड़ करके दिखाया है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसी तरह से, जिस तरह से ज़िले के अंदर भ्रष्टाचार और पुलिस की गुंडागर्दी जगह जगह कायम है कि आज आप एक मोटरसाइकिल सवार अगर जा रहा है तो उसके पास सारे कागजात होते हुए, हेलमेट लगाए, फिर भी ये कह कर के उससे पैसा वसूला जा रहा है कि तुम्हारे टायर में हवा कम है।
तुम्हारी नंबर प्लेट में नंबर साफ नहीं दिखाई देता है। इतनी गुंडागर्दी पुलिस कस्टडी में मौत हो जा रही है। पुलिस कस्टडी में मौत हो जा रही है। और अफसोस इस बात का है कि जौनपुर में अभी एक वाकया यादव के साथ हुआ, तो जनाब यादव नेता अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर दिया कि उनको बड़ा बुरा लगा कि उसके साथ इस तरह के हादसा हुआ। वहीं बगल में जहाँ से वो सांसद एमपी हैं, उस ज़िला में एक नौजवान को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है और उनके ज़िला का सदर भी उसके यहाँ ताज़ियत में नहीं जा पाता कि हम आपकी आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे। हमें किस पे एतमाद हो, क्या करें हम? आज हमारे लिए मजबूरी है कि हम अपनी ताकत को इकट्ठा करके मुत्तहिद होकर के अपने मसाइल से हमको खुद लड़ना पड़ेगा। और अगर हमने ये मुत्तहिद होकर के ताकत नहीं लगाई तो यकीनन जिस तरह से मुंतशिर होकर के और कौमों का बुरा हाल होता है, उससे बुरा हाल हमारा होगा। इसलिए कि आज पूरे मुल्क में हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। इस चीज़ को हमारे नौजवानों, बुज़ुर्गों, सियासी लोगों को सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि बिखरी हुई लीडरशिप को इकट्ठा करके अपने वक़ार को बहाल करने के लिए, अपने इज़्ज़त व आबरू के हिफाजत के लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा और ऐसे नुमाइंदे को चुन करके इलेक्शन में कामयाब करना पड़ेगा जो हर मौके पर आपके मसाइल से लड़े। कि कल को कोई दुश्मन फ़िरका परस्त या कोई पुलिस का गुंडा या कोई भी भ्रष्ट अधिकारी अगर कहीं आपको परेशान करता है तो वो आपका भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके वो पार्टी, वो लीडर खड़ा हो। ये ताकत मैं पैदा करना चाहता हूँ। तो ये एक सवाल ये है कि जिस जगह से आप, जिस क्षेत्र से आप महाप्रधानी यानी कि ज़िला पंचायती सदस्य के चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, वहाँ पर पहले ही से बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं और बहुत पहले से वो तैयारी कर रहे हैं। तो इस कम समय में क्या ये मुमकिन है कि आप अपनी जो है सियासी ज़मीन बना पाएंगे? भाई जमहूरियत है जी। जमहूरियत में इलेक्शन लड़ने का हर एक बालिग आकिल आदमी को हक है जी। हर आदमी लड़ सकता है। पंचायत के इलेक्शन है, लोग गांव, मोहल्ला, बिरादरी के नाम पर वोटों को तकसीम करके अपने आप को जीतना चाहते हैं। लेकिन मेरा एजेंडा गांव, मोहल्ला, इलाका, बिरादरी के नाम पर कतई नहीं। मेरा एजेंडा बिल्कुल साफ़ है कि मैंने 15 साल के अपने ज़िंदगी के संघर्ष में अपने लिए, मैंने अपने परिवार के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने गांव के लिए, अपने महल्ले के लिए कोई काम नहीं किया। ना तो मैंने किसी ज़ाती मफाद में कोई काम किया। मैंने हमेशा फ्रंट फुट पर लड़ करके चाहे पुलिस की दादागिरी हो, चाहे किसी भ्रष्ट ऑफिसर के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलना हो, चाहे किसी के ज़मीन पर कोई गुंडा कब्ज़ा कर रहा हो, हमेशा मैंने आगे बढ़ करके उसमें लड़ाई लड़ी है। 15 साल का मेरा संघर्ष ही मेरा एजेंडा है और मैं उसी के सहारे उन तमाम लोगों से लड़ूंगा जो नाम नेहात सेकुलर की बात करने वाले, जो अपने वोटों को, आवाम का वोट ले करके, बिरादरी और और ख़ानदान, महल्ले के नाम पर वोट को ले करके पंचायत अध्यक्षी के चुनाव में अपना वोट बेशकीमती तौर पर पैसा लेकर के बेचना चाहते हैं। उस परंपरा को मैं ख़त्म करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव ही तुम्हारी बुनियाद है। तुम अपनी लीडरशिप को मजबूत करोगे, मुत्तहिद होगे, अपना ऐसा नुमाइंदा, तेज़ तर्रार, संघर्षशील आदमी अगर तुम्हारी नुमाइंदगी करेगा तो यकीनन आने वाले दिनों में जब भी कोई तुम्हारे ऊपर जुल्म ढाने की कोशिश करेगा, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, तो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नज़र आएगा। मैं इसके लिए वचनबद्ध हूँ, वादा करता हूँ। मैं अपने अंदर हौसला पाता हूँ। मेरी पार्टी उलमा काउंसिल, जिसके लीडर मौलाना आमिर रशादी साहब हैं, उनके हिम्मत और जमामर्दी और बहादुरी के किस्से हर जगह आम हैं। सारी आवाम आजमगढ़ का एक चप्पा गवाह है कि वो जिस तरह से वो आवाम के साथ खड़े रहते हैं, जुल्म नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। आज प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, कोई फ़िरका परस्त अगर टेढ़ी आँख से देखने की भी कोई कोशिश करता है तो सबसे पहले लड़ने वाला और वहाँ खड़ा होने वाला, उनके साथ, मज़लूम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने वाला अगर कोई नाम है तो वो सिर्फ़ एक नाम है, जिसे कहते हैं मौलाना आमिर रशादी। इसलिए मैं उनकी नेतृत्व में, मैं उनकी क़यादत में इस ज़िले में मजबूती के साथ लड़ करके, ज़िले पंचायत तो छोड़िए, पूरे ज़िले की बात मैं करता हूँ कि मेरा संगठन, मेरी पार्टी इंशाअल्लाह मौलाना रशादी साहब के नेतृत्व में फिर से वही करंट, वही ताकत, उसी जुर्रत, हौसले के साथ आजमगढ़ के मैदान में डटेगी और इंशाअल्लाह जितने नुमाइंदे लड़ रहे हैं उसी इखलास के साथ, उसी संघर्ष के साथ लड़ करके जीत करके पंचायत में पहुँचेंगे। और एक ये
हमारी नहीं, सिर्फ उलमा काउंसिल की नहीं, बल्कि आज़मगढ़ के उन तमाम मज़लूम आवाम की ताकत होगी, जो कि एक सियासी कुव्वत होगी, जो कि आपकी ज़िला पंचायत में नज़र आएगी। कि यकीनन आने वाले दिनों में आप जान लीजिए कि कहीं भी किसी के साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी होती है तो उसकी आवाज़ आज़मगढ़ के सदन में यकीनन गूंजेगी और बहुत मजबूती के साथ उठाई जाएगी, ताकि आज़मगढ़ का ज़िला प्रशासन इस चीज़ पर गौर करे और कतई कोई ऑफिसर इस तरह का गलत तरीके से किसी भी के साथ पैसा रिश्वत लेना, किसी पर जुल्म करना, ये तो भूल ही जाएगा। क्योंकि उलमा काउंसिल ने ये काम करके दिखाया है। फिर आने वाले दिनों में जब आप सियासी कुव्वत दे देंगे तो यकीनन करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि उलमा काउंसिल के इब्तिदाई दिनों में जो भीड़, जो आवाम उलमा काउंसिल के साथ थी, वो एक बार फिर से उलमा काउंसिल के साथ आ सकती है? जबकि MIM के सूबाई सदर ने इल्ज़ाम लगाया या कहा है कि RUC का जो वोट बैंक था वो ख़त्म हो चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं उसकी बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता कि वो एक तो खुद बोगस आदमी है, बोगस बात ही करता है, जिसका अपना खुद जनाधार नहीं। 150 लोग मेरे पास अभी माहौल उसके गांव से आए थे कि हम MIM छोड़ करके उलमा काउंसिल ज्वाइन करना चाहते हैं आपके नेतृत्व में। आप आ गए हैं, इंशाल्लाह पूरे ज़िले के लोग, हज़ारों सैकड़ों फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि आइए हम जो है छोड़ करके अब MIM छोड़ करके उलमा काउंसिल ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो उलमा काउंसिल का ज़िला है, उलमा काउंसिल के एक एक लोगों ने, उलमा काउंसिल ने एक एक गाँव, एक एक गली, एक एक महलों में, एक एक लोगों के दिलों में जगह बनाई है। सिर्फ नाम और नारा लगा करके नहीं, भड़काऊ भाषण दे करके नहीं, बल्कि लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके, चल करके, लड़ करके वो मकाम बनाया है। यकीनन वो मकाम हम पैदा करेंगे और पूरा ज़िला पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह फिर दोबारा खड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कलीम जामाई साहब। तो नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरा इंटरव्यू देखा। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि RUC के साथ फिर वो आवाम, वो भीड़ फिर से देखने को मिलेगी जो पहले इब्तिदाई दौर में मिलती थी। तब तक आप देखते रहें अहवाल दुनिया, और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।